नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर की सीरीज हमने शुरू की है, उसका जो भाग 2 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। इसके भाग 1 में हमने 50 बेहतरीन प्रश्नों को कवर किया था और भाग 2 में हम फिर से 50 सबसे बेहतरीन प्रश्नों को कवर करेंगे। इन 50 प्रश्नों के अलावा आपको इस वीडियो में बहुत सारे एडिशनल फैक्ट्स और पॉइंट भी जानने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से अटेंड करना है, बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक देखना है। बहुत ही ज़्यादा यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे तो उनके द्वारा जो है किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, तो इस पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इंडियन ओपिनियन नामक जो पत्रिका थी, इसका प्रकाशन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ फैक्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। महात्मा गांधी सर्वप्रथम बार और एक मुकदमे के सिलसिले में 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए हुए थे, तो 1893 में गए थे। इसके बाद गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका को निकाला था और इस इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका के पहले संपादक आपके थे मनसुख लाल नजर। ये फैक्ट आपको याद रखना है। इस इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका के जो पहले संपादक थे ये थे मनसुख लाल नजर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तथा यह जो आपकी पत्रिका थी यह गुजराती भाषा, हिंदी भाषा, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। तो किस किस भाषा में यह पत्रिका प्रकाशित होती थी, तो गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में यह पत्रिका प्रकाशित होती थी। तथा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी 1894 में और फिनिक्स फॉर्म की स्थापना यानी कि फिनिक्स आश्रम की जो स्थापना है 1904 में महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। कहाँ पर, तो दक्षिण अफ्रीका में। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके बाद इन्होंने महात्मा गांधी ने अपने एक जर्मन मित्र हरमन कालेनबाख के साथ मिलकर इसकी हरमन कालेनबाख की सहायता से जो है टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना भी की थी। यानी कि इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपने एक जर्मन मित्र जिसका नाम था हरमन कालेनबाख, इसकी सहायता से टॉलस्टॉय फर्म की इन्होंने स्थापना भी की थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन से फॉर्म स्थापित किए, तो एक आपका हो गया फिनिक्स फॉर्म और उसके बाद हो गया आपका टॉलस्टॉय फॉर्म। तो ये दोनों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आपसे ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कुछ बेसिक पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो सकते हैं, इनको एक बार आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और फिनिक्स फॉर्म कहाँ पर स्थित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैंने आपको अभी बताया है फिनिक्स फॉर्म आपको मिलेगा डरबन शहर, जो आपका दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका का डरबन शहर है, यहीं पर आपको मिलेगा फिनिक्स फॉर्म। तथा इस फिनिक्स फॉर्म की जो स्थापना है डरबन में 1904 में की गई थी। कब, तो 1904 में महात्मा गांधी जी के द्वारा इस फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की गई थी। तो फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और गांधी जी के सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान पर रखा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा गांधी की जो सत्याग्रह की रणनीतियां थी उनमें सबसे अंतिम स्थान था हड़ताल को, यानी कि सबसे लास्ट में ये हड़ताल का इस्तेमाल करते थे। जब सब कुछ काम नहीं करता था तो बाद में हड़ताल का इस्तेमाल करते थे। यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, सबसे लास्ट में हड़ताल होता था। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत इनका आगमन हुआ था 1915 में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, आप याद कर लीजिएगा 9 जनवरी 1915। अब जब ये 9 जनवरी 1915 को लौटे थे तो 9 जनवरी का जो दिन है पूरे भारत में हम किस रूप में मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। तो फैक्ट भी आपको याद रखना है, 9 जनवरी का जो दिन है यह प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में पूरे भारत में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए कब थे, तो ये गए थे 1893 ईस्वी में। तथा ये दक्षिण अफ्रीका गए क्यों थे, ये भी एक आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक केस लड़ने के लिए एक गुजराती व्यापारी थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला।
तो इसी गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। आपको पता होगा महात्मा गांधी पेशे से एक वकील थे, तो इनको एक काम मिल गया था दक्षिण अफ्रीका में, तो उसी काम के सिलसिले में ये दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। परंतु वे दक्षिण अफ्रीका में जाकर करते क्या है, ये देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जो काले और गोरों के मध्य जो लड़ाई है वह काफ़ी चरम पर, यानी कि जो रंग भेद की नीति है वह बहुत ही चरम पर थी और दक्षिण अफ्रीका में। तो इसी रंग भेद की नीति के लिए ही रंग भेद की नीति का विरोध जो है किया महात्मा गांधी ने, और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे आंदोलन भी चलाए। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं, यानी कि बहुत ही बढ़ चढ़कर जो रंग भेद की नीति थी उसका विरोध किया गया था वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, महात्मा गांधी कितने वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहे थे? इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा गांधी कितने वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहे थे? तो टोटल 21 वर्ष ये दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। ये लगभग आपके 1893 में गए थे और 1915 में ये महात्मा गांधी वापस आ गए थे। तो ये 21 वर्ष आपके दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 21 वर्ष ये रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंक दिया गया था? तो एक रेलवे स्टेशन था आपका पीटर्समारिट्सबर्ग। आप याद कर लीजिएगा, पीटर्समारिट्सबर्ग यह रेलवे स्टेशन था। इसी रेलवे स्टेशन से जो है महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था। लेकिन आप वर्तमान में देखेंगे तो इसी रेलवे स्टेशन पर जहां महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था, यहाँ पे महात्मा गांधी जी की एक प्रतिमा लगाई गई है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और महात्मा गांधी ने पहली बार निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? यहाँ पे सिर्फ भाग लिया था आपसे पूछा जा रहा है, अध्यक्षता की यहाँ पे बात नहीं हो रही थी, बस पूछा जा रहा है कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम बार हिस्सा लिया था केवल। तो महात्मा गांधी जब आपके दक्षिण अफ्रीका में गए हुए थे तो बीच में ये कुछ समय के लिए कुछ काम के लिए भारत आए थे, कुछ काम के लिए आए थे। तो उस समय 1901 में कलकत्ता का अधिवेशन होता है कांग्रेस का, तो इसी अधिवेशन में ये जो है महात्मा गांधी भाग लेते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं, यानी कि ये कुछ समय के लिए जब 1901 में भारत आते हैं तो उस समय आपका कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन आयोजित होता है तथा इसी अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी हिस्सा लेते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट है। तथा इसी अधिवेशन में गांधी जी का जो दक्षिण अफ्रीका पर प्रस्ताव था उसको भी पारित किया गया था। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद आइए कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशन को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैंने एक ही जगह पर कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशन को अपलोड किया हुआ है जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला अधिवेशन आप याद कर लीजिएगा, 1896 आपका लिखा हुआ है कलकत्ता अधिवेशन। तो 1896 का जो यहाँ पे 1896 वाला नहीं है, यहाँ पे 1896 दो बार हो गया ना, तो यहाँ पे 1886 कर लीजिए। पहला वाला 1886 आपका है, यहाँ पे 1886 वाला कहाँ गया, कलकत्ता अधिवेशन, यहाँ पे हम 1886 की बात करेंगे। तो कलकत्ता अधिवेशन 1886 की अध्यक्षता की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो आप याद कर लीजिएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1886 की जो अध्यक्षता की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, तथा इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी इसका विलय कर दिया गया था। इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जो 1886 का कलकत्ता अधिवेशन था इसमें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है विलय कर दिया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसकी अध्यक्षता 1886 के कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसके बाद आपका अगला अधिवेशन दिया गया मद्रास अधिवेशन 1887 में। तो तथा एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो कलकत्ता अधिवेशन 1886 वाला था यह कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था और 1887 वाला कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था जो होता है मद्रास अधिवेशन के नाम से 1887 में। इसकी अध्यक्षता की जाती है बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। तथा इसकी खास बात क्या थी, तो बदरुद्दीन तैयब जी जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं इस कांग्रेस के अधिवेशन के। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद
अगला चौथा वाला जो कांग्रेस का सेशन होता है, यह होता है 1888 में इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद का जो 1888 का अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता की जाती है जॉर्ज यूले के द्वारा। इसकी खास बात क्या थी? तो यह प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद कलकत्ता अधिवेशन 1896 की अगर हम बात करें तो इसकी अध्यक्षता की गई थी आपके रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, 1896 के कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा की गई थी। और इसकी खास बात क्या थी? तो पहली बार जो वंदे मातरम था इसी 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता की गई थी वी राघवाचारी के द्वारा। कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति नीति घोषित की थी इस नागपुर अधिवेशन 1920 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, वी राघवाचारी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। नागपुर में यह सेशन हुआ था। बेलगाम अधिवेशन 1924 एकमात्र यह अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, बेलगाम अधिवेशन 1924। अगला है कानपुर सेशन और आपका यह जो कलकत्ता सेशन है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 की खास बात क्या थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई थी एनी बेसेंट कांग्रेस की। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई थी कांग्रेस के सेशन की कोई, तो इनका नाम था एनी बेसेंट। किस कांग्रेस का अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 की। इसके बाद 1925 का जो कानपुर का सेशन होता है, इसकी अध्यक्षता की जाती है सरोजिनी नायडू के द्वारा और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लाहौर अधिवेशन 1929 की क्या खास बात है? तो इस लाहौर अधिवेशन 1929 में आपके पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। मेरठ अधिवेशन 1946 की अगर हम बात करें तो जेबी कृपलानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आपके थे जेबी कृपलानी। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद फैजपुर अधिवेशन जो हुआ था, आपको पता होगा 1936 में कांग्रेस के 2 सेशन होते हैं। आप याद कर लीजिएगा, 1936 में कांग्रेस के 2 सेशन आयोजित किए जाते हैं। एक आपका अप्रैल 1936 में होता है, एक आपका अप्रैल 1936 में होता है और एक आपका दिसंबर 1936 में होता है। तो अप्रैल 1936 की अध्यक्षता कौन करता है? तो अप्रैल 1936 के कांग्रेस सेशन की भी अध्यक्षता की जाती है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लेकिन 1936 का जो अप्रैल वाला सेशन था कांग्रेस का, यह आयोजित होता है लखनऊ में। तो इसके बारे में आपको याद रखना, भूलना नहीं है। वहीं दिसंबर वाला जो आपका कांग्रेस का सेशन था 1936 वाला, यह फैजपुर में होता है। कहाँ पर होता है? फैजपुर में होता है। और इसकी अध्यक्षता भी की जाती है किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इस फैजपुर अधिवेशन की खास बात क्या थी? तो यह पहला अधिवेशन था कांग्रेस का जो गांव में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, यह कांग्रेस का पहला अधिवेशन था फैजपुर अधिवेशन जो गांव में आयोजित किया गया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशन थे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, मैंने आपको बता दिया है, इनको आप याद कर लीजिएगा। तथा यहाँ पे कलकत्ता अधिवेशन 1886 है। एक बार मैं फिर से आपको करेक्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 1886 वाला अधिवेशन की हमने बात की है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी के निम्नलिखित आश्रमों में से सबसे पुराना आश्रम कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पुराना आश्रम महात्मा गांधी का कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका फिनिक्स फार्म। फिनिक्स फार्म जो आपको मिलेगा डरबन में, जिसकी स्थापना की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा 1904 में, यह महात्मा गांधी जी का सबसे पुराना आश्रम है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, फिनिक्स फार्म। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दिया गया और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं कौन थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु? फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आप याद कर लीजिएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, आप इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने नेता और उनके गुरुओं को लिखा हुआ है। तो लाला लाजपत राय के गुरु थे इटली के मेजनी, इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे चित्तरंजन दास और बाल गंगाधर तिलक के गुरु थे दादा भाई नौरोजी। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसके बाद एक और मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा सत्याग्रह, अब व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिससे एग्जाम में कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो इसको भी एक बार देख लीजिए यहाँ पे।
तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो शुरुआत होती है वो 1940 में होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने महाराष्ट्र के पवनार से कुछ चुने हुए व्यक्तियों के साथ जो है इसकी शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की नीति के प्रति नैतिक विरोध प्रदर्शित करना था तथा इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही आपके बनते हैं विनोबा भावे और द्वितीय सत्याग्रही आपके बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अक्टूबर 1940 में गांधी जी के द्वारा महाराष्ट्र के पवनार से जो है कुछ चुने हुए व्यक्तियों के साथ जो है इस व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की जाती है और इसके पहले सत्याग्रही बनते हैं और विनोबा भावे और दूसरे बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आई होप और यह आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? आप याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले सत्याग्रह का जो प्रयोग है किसके द्वारा किया गया था? फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो सबसे पहले सत्याग्रह का जो प्रयोग है यह किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे है और डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगर आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछ ले कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था, तो आप याद कर लीजिएगा महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, जहाँ पे वे रंग भेद नीति का विरोध कर रहे थे वहीं पर जो है दक्षिण अफ्रीका में ही इन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। वही अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 1917 में जो चंपारण बिहार में इन्होंने आंदोलन चलाया था तो चंपारण में इन्होंने 1917 में सत्याग्रह को आरंभ किया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था चंपारण वाला। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, भारत में कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, और पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका से सत्याग्रह की शुरुआत करी थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। और भारत में इन्होंने चंपारण 1917 में चंपारण जब ये गए थे तो वहाँ पर इन्होंने सत्याग्रह का प्रारंभ किया था और यह गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था चंपारण वाला। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की घटनाओं पर आपको विचार करना है, उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि घटना को क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन हुई, सबसे बाद में कौन हुई। तो आइए देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। तो जब जैसे ही महात्मा गांधी आपके दक्षिण अफ्रीका से भारत आप वापस आते हैं तो इनके द्वारा तीन इम्पॉर्टेंट जो है सत्याग्रह स्टार्ट किए जाते हैं। तो पहला सत्याग्रह आपका था चंपारण वाला 1917 में, जो कि किसान से रिलेटेड था। इसके बाद दूसरा वाला था अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह। इसके बाद तीसरा था खेड़ा सत्याग्रह, जो कि अगेन किसान से रिलेटेड था, जो आपका 1918 में होता है। यानी कि महात्मा गांधी जब भारत वापस आते हैं तो उनके द्वारा जो है तीन इम्पॉर्टेंट सत्याग्रह की शुरुआत की जाती है, जिनमें से पहला था चंपारण वाला जो कि नील खेती के विरोध में था। इसके बाद दूसरा वाला था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 वाला और खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 वाला। तो आइए इसके डेट को यहाँ पे हम मेंशन करते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपका चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा 1917 में, फिर उसके बाद होता है आपका अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, अहमदाबाद मिल मजदूर जो हड़ताल आपकी लगभग फरवरी से मार्च के मध्य होती है, फरवरी से मार्च के मध्य आपकी होती है अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह आपका होता है लगभग आपका 22 मार्च को होता है, 22 मार्च को लगभग होता है आपका खेड़ा सत्याग्रह। और इसके बाद असहयोग आंदोलन आपका स्टार्ट होता है 1 अगस्त 1920 को। तो इसमें से आपका सबसे पहले हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर हो जाएगा, फिर खेड़ा हो जाएगा और सबसे लास्ट में आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन। तो ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका चंपारण हो जाएगा, फिर अहमदाबाद हो जाएगा, फिर खेड़ा हो जाएगा और फिर असहयोग आंदोलन हो जाएगा। यानी कि ABCD इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी का संबंध नहीं था? तो दिए गए इन 4 आंदोलनों में से गांधी जी किससे संबंधित नहीं थे? तो आप याद कर लीजिएगा, जब स्वदेशी आंदोलन आपका शुरू हुआ था 1905 में, बंगाल के विभाजन के विरोध में जब स्वदेशी आंदोलन आपका स्टार्ट हुआ था,
तो इसी स्वदेशी आंदोलन से महात्मा गांधी का संबंध नहीं है, क्योंकि जब बंगाल का विभाजन किया गया और स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया उसके विरोध में, तो महात्मा गांधी उस समय दक्षिण अफ्रीका में थे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया था। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, मैंने सुभाष चंद्र बोस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशन जो थे उनको मैंने आपको नहीं बताया है। तो इनके द्वारा 2 कांग्रेस के जो सेशन थे उसकी अध्यक्षता की जाती है। तो कई बार एग्जाम में इनसे रिलेटेड सेशन पूछ लिए जाते हैं, तो आप याद कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। एक था सेशन आपका 1938 वाला। 1938 का जो कांग्रेस का सेशन था यह आपका कहाँ पर होता है? तो 1938 वाला हरिपुरा में होता है। हरिपुरा सेशन कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा? तो आपकी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और 1939 में आपका होता है त्रिपुरी सेशन। तो त्रिपुरी में क्या होता है, एक घटना घटित हो जाती है और कुछ मतभेद के चलते जो अध्यक्षता थी उससे त्यागपत्र दे दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। यानी कि त्रिपुरी का जो सेशन था जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे आपके सुभाष चंद्र बोस, कुछ मतभेद के चलते इन्होंने इस कांग्रेस की अध्यक्षता से एक त्यागपत्र दे दिया और इसके साथ ही ये कांग्रेस को छोड़ भी देते हैं। तो इसी कारण से हम 1939 का जो त्रिपुरी वाला सेशन होता है इसको हम त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता से बाद में इस्तीफा दे दिया था कुछ मतभेद के चलते। जैसे ही सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी के कांग्रेस सेशन से अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था, इस्तीफा दिया था, इसके बाद इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 2 इंपॉर्टेंट सेशन थे जो आपके सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड थे, उनको मैंने आपको बता दिया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था किसके द्वारा, मतलब कब जोड़ा गया था? इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया था? तो आप याद कर लीजिएगा, गांधी जी के नाम के पहले जो है महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था। तो ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, चंपारण आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न आपके सामने है, गांधी जी के अनुयायियों में कौन पेशे से एक शिक्षक थे, एक टीचर थे? तो पेशे से एक शिक्षक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राजेंद्र प्रसाद जो थे ये पेशे से एक टीचर थे, एक शिक्षक थे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन आपका ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का करीबी अंग्रेज मित्र आपको बताना था, कौन है? तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का करीबी अंग्रेज मित्र है रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। यह महात्मा गांधी का करीबी अंग्रेज मित्र था जिसका नाम था रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री कहकर किसने संबोधित किया था, आपको बताना है। तो माउंट बेटन के द्वारा जो है महात्मा गांधी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? आपको बताना है उस आंदोलन का नाम जिसमें पहली बार महात्मा गांधी जी के द्वारा भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया था, इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार भूख हड़ताल का जो प्रयोग इन्होंने किया था अहमदाबाद मील स्ट्राइक में। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अहमदाबाद का जो हड़ताल थी, मील स्ट्राइक थी, इसी में जो है महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1918 में यह मील स्ट्राइक हुई थी, तो इसके बारे में आपको याद रखना, 1918 में हुई थी यह। अगला प्रश्न आपके सामने है, महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ पर दिया था? तो महात्मा गांधी ने अपना जो पहला जन भाषण था यह दिया था कहाँ पर? तो वाराणसी में दिया था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान जो है महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण दिया था। तो वाराणसी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित होती है, आइए देख लेते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें डेट्स की जरूरत पड़ती है। डेट अगर आपको याद होगा तभी इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला ऑप्शन आपका खेड़ा सत्याग्रह का है। तो खेड़ा सत्याग्रह आपका कब होता है, तो 1918 में होता है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। असहयोग आंदोलन आपका होता है 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट होता है। और इसके बाद चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में होता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले घटना आपकी कौन सी घटित होगी, तो सबसे पहले भैया आपकी घटना घटित हो जाएगी चंपारण वाली, जो कि 1917 वाली है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को आपका सविनय अवज्ञा था, 1918 में आपका था खेड़ा सत्याग्रह, और 1 अगस्त 1920 को आपका स्टार्ट होता है असहयोग आंदोलन, और सबसे पहले आपका स्टार्ट होता है इसमें से चंपारण सत्याग्रह 1917 में। इंपॉर्टेंट आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसके द्वारा अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की जो स्थापना थी यह महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी जी के द्वारा 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, आपको बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया। आपको बताना है कि रॉलेट एक्ट ने सार्वजनिक रोष क्यों उत्पन्न किया, यानी कि इतना विवाद में यह रॉलेट एक्ट क्यों था, रॉलेट कानून क्यों था इतना विवाद में। तो इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेज दिया जाएगा। इसी कारण से जो आपका रॉलेट एक्ट था यह काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध किया गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। इसी कारण से जो है इसका काफ़ी अधिक मात्रा में विरोध किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। रॉलेट एक्ट से जुड़े बहुत सारे फैक्ट मैंने यहाँ पे लिखे हुए, पूरा घटनाक्रम आपको मिलेगा, किस प्रकार से रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट होता है, किस प्रकार से आपकी जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उस वहाँ तक मैंने पूरा फैक्ट अपलोड किया हुआ है। तो देख लेते हैं यहाँ पे। फरवरी 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट में यह व्यवस्था की गई थी कि सरकार किसी व्यक्ति को जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती है। इसलिए इस कानून को बिना वकील का, बिना अपील का और बिना दलील का कानून भी कहा गया। मार्च 1919 में महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद, आप याद कर लीजिएगा, रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान यहाँ पे न देने का होगा ना बीच में, हाँ, लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। यानी कि रॉलेट एक्ट के विरोध में जो स्वामी श्रद्धानंद थे उन्होंने लगान न अदा करने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी के अनुरोध पर 6 अप्रैल 1900, आप याद कर लीजिएगा, 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़ताल का आयोजन किया गया। तो अब से याद कर लीजिएगा, रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी के अनुरोध पर 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़ताल का आयोजन किया गया था। इसके बाद अगला घटनाक्रम क्या है, इसके 4 दिन बाद यानी कि 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और इसी के विरोध में जो पंजाब की जनता थी वह 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में सरकार की नीतियों के विरोध में शांतिपूर्ण सभा का आयोजन कर रही थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। 13 तारीख तक हम पहुंच गए हैं, 13 अप्रैल तक। 13 अप्रैल को क्या होता है, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया जाता है अमृतसर के जलियांवाला बाग में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसी 13 अप्रैल वाली शांतिपूर्ण सभा में जो उस समय अमृतसर का फौजी कमांडर ओ डायल था, उसने जनता को आतंकित करने के उद्देश्य से निहत्थे भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसके कारण हजारों लोग मारे जाते हैं इस सभा में, जिसको हम कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी हत्याकांड को हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं, जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो ये डेट आपको याद रखनी है। इस जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट या सर की उपाधि को त्याग दिया और
वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से शंकर नायर ने अपना इस्तीफा दे दिया। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इस हत्याकांड के विरोध में जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने नाइट या सर की उपाधि को त्याग दिया और वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद के आपके सदस्य थे शंकर नायर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इस कमीशन में 3 भारतीयों को भी शामिल किया गया था, जिनमें चिमन लाल सीतरवाल थे, सुल्तान अहमद थे और जगत नारायण थे, जो आपके हंटर कमीशन में शामिल थे भारतीय सदस्य के रूप में। इसके बाद कांग्रेस ने भी इस हत्याकांड के जांच के लिए एक समिति को नियुक्त किया था, जिसके अध्यक्ष आपके थे मदन मोहन मालवीय, इसके अध्यक्ष थे। और इसके बाद अन्य सदस्यों में आपके महात्मा गांधी थे, मोतीलाल नेहरू थे और CR दास और जयकर भी थे। इस कांग्रेस के द्वारा जो समिति बनाई गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। तो कुछ बेसिक फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बार मैं यहाँ पे फिर आपको करेक्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का जो है आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं हम। जब रॉलेट एक्ट पास हुआ था तो उस समय वायसराय कौन था, आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। तो जब रॉलेट एक्ट 1919 में पास हुआ था तो इस समय वायसराय आपका कौन था, तो चेम्सफोर्ड था। इसके बारे में आपको याद रखना है। चेम्सफोर्ड जो था यह इस समय वायसराय था, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, चेम्सफोर्ड। कौन सी घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक पहले घटित होती है, तो रॉलेट एक्ट आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले घटित होती है, तो आपका रॉलेट एक्ट होता है। और इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में जो शांतिपूर्ण सभा 13 अप्रैल को हो रही थी जलियांवाला बाग में, इसी में जो फौजी कमांडर था उस समय अमृतसर का ओडायर, उसने भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था, जिस कारण से हजारों लोग मारे जाते हैं और इसी को हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। रॉलेट एक्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि को त्याग दिया था, तो मैंने आपको भी पूरी डिटेल में बताया है। इसमें से सर की उपाधि को किसने त्याग दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट या सर की उपाधि को त्याग दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था, तो सर शंकर नायर ने यह किया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओडायर को निम्नलिखित में से किसने मार डाला था, तो इसमें से आपका उधम सिंह राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उधम सिंह। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उधम सिंह आपका राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था, तो यह जो कार्य था सौंपा गया था महात्मा गांधी को। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, महात्मा गांधी को यह कार्य सौंपा गया था। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे इस प्रश्न में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। यह जो आपका प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था, इसमें मुझे आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि इस आंसर को जो है एक परीक्षा में पूछा गया था, आपका यूपी PCS एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था, जिसमें आंसर तो महात्मा गांधी एक बार को सही मान लिया गया था, लेकिन बाद में जो है आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। तो इस प्रश्न के आंसर में मुझे थोड़ा सा डाउट है। तो इसका अगर आपको सही जवाब पता होगा तो इसका जवाब आप देने की कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो 1919 में जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन था, इसका अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, महात्मा गांधी को। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था, तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए जो है खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में
भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा, इसी कारण से इन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। वहीं खिलाफत आंदोलन का समर्थन किसने नहीं किया था, तो आपके मदन मोहन मालवीय जो थे, इन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। तो 1920 के कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था नागपुर 1920 का, इसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया था CR दास के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, CR दास के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को इसमें प्रस्तावित किया गया था। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, CR दास के द्वारा आपका असहयोग आंदोलन शुरू होता है 1 अगस्त 1900 कब, तो 1 अगस्त 1920 को जो है आपका असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया गया था 1 अगस्त 1920 को, और जिस दिन आपका असहयोग आंदोलन शुरू होता है 1 अगस्त 1920 को, इसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक का निधन भी हो जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था आपका असहयोग आंदोलन। तो यहाँ पे प्रथम जन आंदोलन की भाग हो रही है, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में लोगों ने भाग लिया था। तो यह प्रथम जन आंदोलन था आपका असहयोग आंदोलन, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य किसमें रखा गया था? तो महात्मा गांधी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य रखा था आपका असहयोग आंदोलन के समय। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। असहयोग आंदोलन के समय जो महात्मा गांधी थे, इन्होंने 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य रखा था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न आपके सामने है, ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई किस उपाधि को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दिया था? तो महात्मा गांधी को उपाधि दी गई थी कैसर ए हिंद की। आप याद कर लीजिएगा, महात्मा गांधी को जो है उपाधि दी गई थी कैसर ए हिंद की, जिस उपाधि को महात्मा गांधी ने आपके असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कैसर ए हिंद की उपाधि को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया लेकिन इसके परिणाम नहीं देख पाए? तो बाल गंगाधर तिलक जो थे, इन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन जिस दिन यह असहयोग आंदोलन शुरू होता है उसी दिन इनका निधन हो जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से कौन सी घटना मतलब चौरी चौरा घटना कब घटित होती है? तो चौरी चौरा की जो घटना थी यह घटित होती है आपकी 1922 फरवरी 1922 में। 4 या 5 में से कौन सा सही होगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि 5 फरवरी वो सही होता है, अगर मैं 5 फरवरी बताता हूं तो कुछ बोल देंगे कि 4 फरवरी सही होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 5 फरवरी सही या 4 फरवरी सही इसका राइट आंसर। लेकिन मुझे एग्जैक्ट फिगर आपको बता देता हूँ, फरवरी 1922 में आपकी घटना घटित होती है। कौन सी घटना? तो चौरी चौरा की घटना जो है आपकी 1922 फरवरी में घटित होती है। इसमें होता क्या है, तो 1922 फरवरी में जो है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में एक स्थान था चौरी चौरा। इसी चौरी चौरा नामक स्थान पर जो भीड़ थी, उन्होंने पुलिस थाने पर हमला कर दिया और उसमें आग लगा दी, जिस कारण से इस पुलिस थाने में जो 22 पुलिसकर्मी थे वे मारे गए थे। और इसी घटना के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो किस घटना से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा कांड के कारण जो महात्मा गांधी थे, इन्होंने 12 फरवरी 1922 को गुजरात के बारदोली में बैठक की तथा इन्होंने एक प्रस्ताव के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था तो वे कहाँ पर थे? तो गुजरात के बारदोली में थे, और 12 फरवरी 1922 को उन्होंने गुजरात के बारदोली में ही असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है।
और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो चौरी चौरा कांड के कारण जो महात्मा गांधी थे इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, चौरी चौरा कांड के कारण। अगला प्रश्न आपके सामने है, चौरी चौरा की घटना कहाँ पर घटित, मतलब चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे। तो महात्मा गांधी आपके गुजरात के बारदोली में थे। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी बारदोली में ही 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का विरोध किया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के जलाए जाने का विरोध किया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी। इंपॉर्टेंट है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई थी, इसका जवाब आपको देना है। फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। तो असहयोग आंदोलन के दौरान आपकी ये तीनों संस्थाएं स्थापित की गई थी, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया। ये तीनों जो आपकी संस्थाएं थी ये आपकी असहयोग आंदोलन के दौरान ही स्थापित की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और आपकी जामिया मिलिया इस्लामिया, ये तीनों आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से सही सुमेलित कौन सा है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1940, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 1940 नहीं होगा, 1929 में आपका हुआ था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। राजगुरु को फांसी कब दी गई थी। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आपकी फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। तो ये फिगर आपका यहाँ पे सही दिया गया है, 23 मार्च 1931 को जो है आपकी फांसी हुई थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। तो सेकेंड वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। इसके बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1921 में, जो कि बिल्कुल गलत है। 1 अगस्त 1920 को आपका शुरू होता है असहयोग आंदोलन। उसके बाद रॉलेट एक्ट 1920 में नहीं आता है, आपका रॉलेट एक्ट 1919 में आता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी आपका सुमेलित था। राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को फांसी होती है 23 मार्च 1931 को। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो स्वराज पार्टी का गठन करने के लिए किसने जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इनका नाम था चित्तरंजन दास, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है CR दास, इन्होंने जो है स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था। तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद जो है कुछ, जैसे ही महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं तो जो कुछ इंपॉर्टेंट लीडर थे वे नाराज हो जाते हैं। महात्मा गांधी थे, जिनमें से आपके CR दास एक नेता थे जो इस आंदोलन के वापस लिए जाने से अचानक से नाराज हो जाते हैं और वे कांग्रेस से अलग होकर एक खुद की पार्टी बनाते हैं जिसका नाम था स्वराज पार्टी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन जो है असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्वराज पार्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने लिखा हुआ है। असहयोग आंदोलन की विफलता के पश्चात जनवरी 1923 में जो है इलाहाबाद में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो इलाहाबाद में जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। CR दास इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं और मोतीलाल नेहरू इसके महामंत्री बनते हैं। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है, CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महामंत्री थे। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। स्वराजियों ने जो है चुनाव में आगे चलकर भाग लिया और 1925 में वे विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निर्वाचित कराने में सफल हो जाते हैं। यानी कि 1925 में पहले भारतीय कौन थे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये बनाए गए थे विट्ठल भाई पटेल, तथा ये चुनाव लड़ते हैं स्वराज पार्टी से। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा, स्वराज पार्टी से जुड़े ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से फेमस है। तो देशबंधु हम किसे कहते हैं। तो CR दास को, चित्तरंजन दास को हम देशबंधु के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लीडर, कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व और उनकी उपाधियों को मैंने लिखा हुआ है। तो इसको आप आइए देख लेते हैं। और सरोजिनी नायडू को हम बोलते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इनको महात्मा गांधी के द्वारा जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा गया था, सरोजिनी नायडू को। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक कहा था और सुभाष चंद्र बोस को हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि महात्मा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की जो उपाधि है किसके द्वारा दी गई थी और किस देश में दी गई थी,
इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जयप्रकाश नारायण को हम लोक नायक के नाम से जानते हैं, लोक नायक जयप्रकाश नारायण। इसके बाद गांधी जी को महात्मा कहा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। राष्ट्रपिता इनको कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। वन मैन बाउंड्री फोर्स महात्मा गांधी को कहा गया था लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद दादा भाई नौरोजी को हम जानते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से। बाल गंगाधर तिलक को जो वैलेंटाइन सिरोल था इसने कहा था भारतीय अशांति का जनक। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया था वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा हम बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती को हम भारत का मार्टिन लूथर किंग कहते हैं, आप याद कर लीजिएगा। चित्तरंजन दास को हम देशबंधु के नाम से जानते हैं। इसके बाद लाला लाजपत राय को हम पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व थे और उनके क्या क्या उपाधियां हैं, क्या क्या संबोधन इस्तेमाल होते हैं, उनको मैंने आपको बता दिया है। इनको आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको उस भारतीय का नाम बताना है जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो इनका नाम था, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे जो है सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर मैंने आपको क्या बताया था, विट्ठल भाई पटेल। आप याद कर लीजिएगा, विट्ठल भाई पटेल पहले भारतीय नेता थे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, विट्ठल भाई पटेल जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं 1925 में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, तो यहाँ पे 50 प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सेट आपको पसंद आएगा, आपके आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो, मैं आशा करता हूँ। तो इसका एक भाग और बचा है, 50 और बेहतरीन प्रश्नों को हम कवर करेंगे अगले भाग में जल्दी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।